यूपी बोर्ड परीक्षा की अच्छी तैयारी के लिए क्लास 12 बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं। चलिए अच्छे से सॉल्व कराते हैं और इस क्वेश्चन पेपर से कई सारे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में फंसेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, जल परागित पादप का नाम है। जल परागित पादप का नाम बताना है, क्या है? तो इसमें आंसर कौन सा सही होगा? आंसर सही होगा पहला, हाइड्रिला जल परागित पादप है, यानी जल के द्वारा परागण होता है। इसी तरह से जो सिरटोफिलम होता है, सिरटोफिलम, इसमें भी जल के द्वारा परागण होता है। जो वैलिसनेरिया होता है, वैलिसनेरिया में भी जल के द्वारा परागण होता है। तो इन सब में जल के द्वारा परागण होता है। फिर अगला है, निम्न में से कौन कूट फल है? कूट फल का नाम बताना है। तो जो कूट फल है उसे असत्य फल कहा जाता है। असत्य फल या कूट फल को ही आभासी फल भी कहा जाता है। आभासी फल भी कहते हैं कूट फल को। तो ऐसे फल जिनका विकास अंडाशय से ना होकर पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है, उन्हें ही कूट फल कहा जाता है। तो इसमें जो सेब है ये कूट फल होता है। इसका विकास पुष्पासन से होता है, पुष्पासन से। फिर अगला क्वेश्चन है, भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। जो भ्रूणपोष होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? इसका आंसर सही होगा दूसरा, 3x होती है या 3n होती है। जो भ्रूणपोष होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 3x या 3n यानी त्रिगुणित होता है। भ्रूणपोष कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। फिर अगला है, 112 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? 112 लघु बीजाणु है यानी 112 पराग कण है। चाहे पराग कण कहो चाहे लघु बीजाणु कहो, आपको बता दें कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 पराग कण बनते हैं। अब 112 पराग कण बने हैं तो कहा कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? तो 112 को कर दीजिए 4 से भाग, तो 4 से जब भाग करोगे 28, तो इसमें आंसर सही हो जाएगा दूसरा, बीजाणु मात्र कोशिकाओं में 28 अर्धसूत्री विभाजन होंगे। फिर अगला प्रश्न है, दूसरे का कीटों द्वारा परागित पौधे के नाम बताइए। देखिए जो कीट के द्वारा परागित होते हैं उनमें से पौधों के नाम बताना है। तो आप आर्किड बता दीजिए, आर्किड में होता है। साल्विया बता दीजिए, साल्विया में कीट परागण होता है। ऐसे ही कई सारे पौधे हैं जिनमें कीटों के द्वारा परागण होता है। फिर अगला है, यौन संचारित संक्रमण को रोकने के लिए 2 नियमों का उल्लेख कीजिए। यौन संचारित संक्रमण जो है इसको रोकने के लिए 2 नियमों का उल्लेख करना है। तो देखिए आप पहला बता दीजिए, किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ यौन संबंध न बनाएं। यौन संबंध ना बनाएं। कोई भी अनजान व्यक्ति है उसके साथ में यौन संबंध ना बनाएं। या फिर दूसरा आप बता सकते हैं, अनेक व्यक्तियों के साथ यौन संबंध ना बनाएं। अनजान व्यक्ति के साथ यौन संबंध न बनाएं, अनेक व्यक्तियों के साथ यौन संबंध न बनाएं, शारीरिक संबंध न बनाएं। आप बता सकते हैं, हमेशा नई सिरिंज का प्रयोग करें। नई सिरिंज का प्रयोग करें, या अगर उसी सिरिंज का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको स्टरलाइज्ड कर लें, रोगाणु रहित कर लें, निर्जमीकृत कर लें। तो इस तरह से आप इसमें लिख देंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो हम सभी लोग जानते हैं जो मानव है उसमें 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव की प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, प्रत्येक कोशिका में। अगर इसको जोड़ी में कहा जाएगा तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़ी। जिसमें से अगर जोड़ी में देखा जाए तो जोड़ी में 22 जोड़ी गुणसूत्र ऑटोसोम होते हैं और 1 जोड़ी गुणसूत्र
लिंग गुणसूत्र होते हैं और पुरुष में लिंग गुणसूत्र XY, स्त्री में XX लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। फिर अगला है परजीवियों द्वारा उत्पन्न किन्हीं दो रोगों के नाम लिखिए। परजीवियों के द्वारा उत्पन्न दो रोगों के नाम बताना है। तो एक तो आप मलेरिया बता सकते हैं, जो परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण होता है। प्लाज्मोडियम संघ प्रोटोजोआ का जंतु है, उसी परजीवी के कारण मलेरिया बुखार आ जाता है। और दूसरा आप बता सकते हैं हाथी पांव नामक रोग, ये बाउचेरेरिया ब्रंकेफ्टाई नामक परजीवी के कारण हो जाता है। तो परजीवियों द्वारा उत्पन्न किन्हीं दो रोगों के नाम, तो एक तो मलेरिया जो परजीवी प्लाज्मोडियम के द्वारा हो जाता है, दूसरा हाथी पांव जो परजीवी बाउचेरेरिया ब्रंकेफ्टाई के द्वारा हो जाता है। हाथी पांव को फील पांव भी कहा जाता है, एलिफेंटिएसिस रोग भी कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना के उद्देश्य लिखिए। जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क हैं, इनकी स्थापना के उद्देश्य बताइए कहा गया है। तो आपको बता दें कि इनके द्वारा जो जंतु होते हैं, जंतुओं तथा पादपों दोनों को संरक्षित किया जाता है। जो राष्ट्रीय उद्यान है, इनके द्वारा जंतुओं और पादपों दोनों को संरक्षण प्रदान किया जाता है, उनको संरक्षित किया जाता है। और इसके साथ साथ जो वन्य जीव हैं, वन्य जीवों को पूर्ण रूप से संरक्षण दिया जाता है, पूर्ण रूप से उनको संरक्षण दिया जाता है। और इनमें यह होता है कि शिकार कोई ना करे, शिकार ना करना, पशुओं को ना चराए, फसल को ना बोए, ये सब निषेध होते हैं। तो ये इनके उद्देश्य हैं। फिर अगला है भक्षी तथा भक्ष्य को परिभाषित कीजिए, शाकाहारियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो देखिए भक्षी क्या होते हैं, जैसे मेढक है, भक्षी और भक्ष्य को परिभाषित करने को कहा है। तो जैसे मेढक है, मेढक ने कीड़े को खाया, मेढक ने कीड़े को खाया, तो जो मेढक है ये क्या हुआ, ये भक्षी हो गया, और कीड़ा क्या हुआ, भक्ष्य हो गया। मेढक भक्षी हो गया और कीड़ा भक्ष्य हो गया। ये परभक्षण का उदाहरण है। परभक्षण का मतलब होता है जो एक जीव है वो दूसरे जीव का भक्षण करके खाता है। जैसे मेढक ने कीड़े को खाया, तो मेढक क्या हुआ, मेढक शिकारी हो गया। मेढक क्या है, मेढक शिकारी है, शिकारी। और मेढक का शिकार क्या है, तो कीड़ा, मतलब कीड़ा है शिकार, कीड़ा शिकार है, मेढक शिकारी है। तो शिकारी ने शिकार को खाया, तो जो शिकारी है वो भक्षी होता है और जो शिकार है वो भक्ष्य होता है। तो भक्षी और भक्ष्य इस तरह से परिभाषित कर देंगे। तथा शाकाहारियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब जो शाकाहारी जीव होते हैं वो पेड़ पौधों से बने उत्पादों को खाते हैं। शाकाहारी जीव पेड़ पौधों से बनाए गए उत्पादों को खाते हैं, चाहे वो परोक्ष रूप से हो चाहे अपरोक्ष रूप से हो। फिर अगला है सहभोजिता से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। देखिए सहभोजिता में क्या होता है, कोई दो सहभोजी हैं और ये दोनों सहभोजी साथ साथ रहते हैं, हर काम साथ साथ करते हैं, लेकिन एक सहभोजी को लाभ होता है, दूसरे सहभोजी को उससे कोई हानि नहीं होती है। जैसे उदाहरण पूछा है तो बता दीजिए कि आर्किड व कंठलताएं, कंठलताएं ये दो हो गए। सहभोजिता क्या होगी, कोई दो सहभागी साथ साथ रहते हैं, साथ साथ कार्य करते हैं और उनमें से एक सहभोजी को लाभ होता है लेकिन दूसरे को उस संबंध से कोई भी हानि नहीं होती है, उसे ही सहभोजिता कहा जाता है। जैसे आर्किड व कंठलताएं। फिर अगला है अनुकूलन किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए तथा लवण मृदोद्भिद पौधे अपने वातावरण के अनुकूल हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन हटा हुआ है इस बार कोर्स से, इसको हटा देते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है मेंडल के प्रभाविता के नियम का वर्णन कीजिए। देखिए बहुत ही सरल है। मेंडल ने प्रभाविता के नियम में शुद्ध लंबे पौधे लिए थे और शुद्ध बौने पौधे लिए थे। ये शुद्ध लंबे थे, ये शुद्ध बौने थे और इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया। जो शुद्ध लंबा है ये प्रभावी था, जो शुद्ध बौना है ये अप्रभावी था और दोनों के बीच में क्रॉस करवाया। तो क्रॉस करवाने पर इनको पहली पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में जितनी भी संतानें प्राप्त हुई वो सभी संकर लंबी थीं।
यानी ये शुद्ध लंबा था, तो यहाँ भी इनकी जो संतान F1 पीढ़ी में आई सभी लंबी संतानें आई। तो मेंडल ने कहा कि जो लक्षण प्रकट हुआ वो प्रभावी, और जो प्रकट नहीं हुआ, जो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया, वो अप्रभावी। इसे ही प्रभाविता का नियम कहा जाता है। देखिए यहाँ पर शुद्ध लंबा था, शुद्ध लंबा प्रकट हो गया, इसलिए ये लक्षण प्रभावी, इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। इस तरह से बना देंगे और वही लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? लिखेंगे जब किन्हीं दो विपरीत युग्म विकल्पी के बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो उसमें से जो लक्षण प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण, और इस प्रकार की क्रिया प्रभाविता कहलाती है। फिर अगला है सिद्ध कीजिए कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। सिद्ध करना है। तो देखिए डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, इसे हार्शे व चेज ने सिद्ध किया था। हार्शे व चेज ने सिद्ध किया था कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, अपने प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया था। इन्होंने कुछ प्लाज्मेट P32 लिया था और P32 आइसोटोप्स लिया था, उसी के माध्यम से सिद्ध किया था। तो इसका फुल वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाइए देख लीजिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए उत्परिवर्तन। देखिए आपको बता दें उत्परिवर्तन क्या है। जीवों में या जीवों के आनुवांशिक पदार्थ में होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। जीवों के आनुवांशिक पदार्थ में होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। अब आनुवांशिक पदार्थ में आप ये भी कह सकते हैं कि जीवों के गुणसूत्रों में होने वाले परिवर्तन को, या फिर जीवों के डीएनए में होने वाले परिवर्तन को, या फिर जीवों के जीन में होने वाले परिवर्तन को ही उत्परिवर्तन कहते हैं। या फिर इस परिभाषा को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लक्षणों में आकस्मिक रूप से होने वाला वंशागत परिवर्तन ही उत्परिवर्तन है। लक्षणों में जो अचानक परिवर्तन आ जाते हैं और ये वंशागत होते विभिन्नताएं उत्पन्न करते हैं, उन्हें ही उत्परिवर्तन कहा जाता है। आपको बता दें सन 1901 में हॉलैंड के वनस्पति शास्त्री थे। कौन थे? हॉलैंड के वनस्पति शास्त्री हुगो डी व्रीज। 1901 में हॉलैंड के वनस्पति शास्त्री हुगो डी व्रीज ने उत्परिवर्तनवाद दिया था, उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किया था, उत्परिवर्तनवाद। और इसमें इन्होंने बताया था कि लक्षणों में आकस्मिक रूप से होने वाले वंशागत विभिन्नताएं ही उत्परिवर्तन कहलाती हैं। और इन्होंने किस पौधे पर प्रयोग किया था, कभी कभी पूछ लेते हैं। तो इवनिंग संध्या प्रिमरोज पौधे पर प्रयोग किया था। इवनिंग संध्या प्रिमरोज नामक पौधे पर इन्होंने प्रयोग किया था। फिर अगला है आरएनए। ये केंद्रक में इसका संश्लेषण होता है, केंद्रक में संश्लेषित होता है, या आरएनए केंद्रक के केंद्रिका में बनता है, केंद्रक के केंद्रिका में। और अधिकांश आरएनए कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। अधिकांश आरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। आपको बता दें कि ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीवों में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है। जैसे कुछ वायरस होते हैं, तो सूक्ष्म जीवों में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में आरएनए जो है ये पाया जाता है। और आपको बता दें कि आरएनए मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक तो मैसेंजर आरएनए जिसे एमआरएनए कहा जाता है, दूसरा ट्रांसफर आरएनए जिसे टीआरएनए कहा जाता है, तीसरा राइबोसोमल आरएनए जिसे आरआरएनए कहा जाता है। तो इन सब के बारे में पूरी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जाइए, वीडियो देखिए, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। फिर अगला है बीज तथा फल विकास के महत्व का उल्लेख कीजिए। देखिए बीज और फल के विकास का महत्व का उल्लेख करना है। आपको बता दें कि जब निषेचन हो जाता है तो निषेचन के बाद जब निषेचन हो गया तो निषेचन के बाद जो अंडाशय होता है, अंडाशय से फल बनता है, अंडाशय से फल का निर्माण होता है, और निषेचन के बाद ही बीजांड से बीज बनते हैं। निषेचन जब हो जाता है तो निषेचन के बाद अंडाशय से फल का निर्माण होता है और बीजांड से बीज का निर्माण होता है। और आपको बता दें कहा गया है कि महत्व का उल्लेख कीजिए। तो जो फल है, फल
बढ़ते हुए बीजों को पोषक तत्व प्रदान करता है, पोषक तत्व देता है। बढ़ते हुए जो बीज होते हैं, बढ़ते हुए बीजों के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। ये बीजों को सुरक्षित भी रखता है, बीजों को सुरक्षित भी रखता है। फिर अगला है 4 का घ, बायोपायरेसी तथा पेटेंट का संक्षेप में व्याख्या कीजिए। सबसे पहले बायोपायरेसी देखते हैं। देखिए, किसी एक देश के द्वारा, मान लीजिए ये 2 देश हैं, एक देश ये है, दूसरा देश ये है, तो किसी एक देश के द्वारा किसी दूसरे देश के जैविक संसाधनों को, मान लीजिए इसके पास कोई विशेष जैविक संसाधन थे, तो इस देश ने क्या किया कि इस देश के जैविक संसाधनों का बिना इसकी आज्ञा के, बिना इसको बताए उठा लिया, उनका उपयोग कर लिया, उनका यूज कर लिया। इसे ही बायोपायरेसी कहा जाता है। मतलब किसी एक देश के द्वारा किसी दूसरे देश के जैविक संसाधनों का बिना जानकारी दिए, बिना आज्ञा लिए ही उसका उपयोग कर लेना बायोपायरेसी कहलाता है। अब अगर जैव पेटेंट की बात करें, तो जैव पेटेंट के अंतर्गत जो पदार्थ की खोज करता है, पदार्थ की खोजकर्ता को या खोज करने वाले को सुरक्षा प्रदान की जाती है, सुरक्षा प्रदान की जाती है, या सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है, आप कह सकते हैं। और क्यों सुरक्षा प्रदान की जाती है? जिससे उस नाम से कोई और उस उत्पाद को ना बना सके और ना ही बेच सके। मतलब जैव पेटेंट क्या हुआ या पेटेंट क्या हुआ, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जैव पदार्थ की जो खोज करता है, खोज करने वाले को सरकार सुरक्षा प्रदान करती है उसको, और जिससे क्या कि जिससे उस नाम से ना कोई उस उत्पाद को बना सके ना ही बेच सके। आप फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे यूरिया है, तो यूरिया को जैव पेटेंट प्राप्त है। अब इस नाम से ना तो कोई यूरिया बना सकता है ना ही उसको बेच सकता है, इसे ही जैव पेटेंट कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर देखिए 5 नंबर का पहला है, आवृत बीजी पौधे के आर्थोट्रोपस बीजांड की लंब काट का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। तो आर्थोट्रोपस बीजांड किस तरीके का होता है? देखिए, एक हम बीजांड बना लेते हैं इस तरह से, ये यहां से इसके ये द्वार बंद हो गया, हालांकि बंद नहीं होना चाहिए, और इस तरीके का, तो पेन से थोड़ा बनाया है, नहीं बन पाया है, ऐसे आप बनाइएगा, यहाँ से ऐसे करके, ऐसे ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे ऐसे, और इसको ला करके इस तरह से और ऐसे यहाँ से जोड़ेंगे। अब इनको थोड़ा सा जो अध्यावरण है यहाँ से जोड़ दीजिए और यहाँ पर, तो ये आवृत बीजी पौधे का आर्थोट्रोपस बीजांड होता है, आर्थोट्रोपस बीजांड है। और ये जो है यहाँ पर बीजांड द्वार होता है इसका, ये बीजांड द्वार है, और ये क्या है, तो ये भ्रूण होता है, इसका भ्रूण है, और ये वाला जो भाग है ये निभाग होता है, निभाग है, और ये बीजांड वृंत होता है। तो इसकी विशेषता क्या होती है कि ये सीधा होता है। जो आवृत बीजी पौधे आर्थोट्रोपस का बीजांड होता है ये बिल्कुल सीधा रहता है, यानी इस प्रकार का बीजांड सीधा होता है। और साथ ही साथ जो इसका बीजांड द्वार है, बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत तीनों एक ही लाइन में होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं, ये इसकी विशेषता होती है। देखिए, बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत तीनों एक ही लाइन में हैं, ये आर्थोट्रोपस बीजांड की विशेषता होती है। तो ये पहली बात, आर्थोट्रोपस बीजांड सीधा होता है, और साथ ही साथ इसका बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत तीनों सीधी रेखा में होते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सहजीविता से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। देखिए, सहजीविता, डॉक्टर बेरी ने शब्द दिया था सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब होता है साथ साथ रहना, साथ साथ
रहना। तो इसमें कोई दो सहभोजी होते हैं जो साथ साथ रहते हैं, चाहे वो भोजन के लिए हो, चाहे वो कॉलोनी बनाने के लिए हो, चाहे वो आवास के लिए हो, दोनों साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं और दोनों का लाभ होता है या फिर किसी की भी हानि नहीं होती है। तो इसे ही सहजीविता कहा जाता है। और ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का मुख्य रूप से होता है। एक तो सहोपकारिता। सहोपकारिता में क्या होता है कि कोई दो सहभोजी हैं, दोनों सहभोजी साथ साथ रहते हैं, चाहे वो जीवित रहने के लिए हो, चाहे वो कॉलोनी बनाने के लिए हो, चाहे भोजन के लिए हो, साथ साथ रहते हैं और दोनों को लाभ होता है, दोनों को। जैसे लाइकेन व साइकस की प्रवालाभीय जड़ें। लाइकेन व साइकस की प्रवालाभीय जड़ें। तो इसमें दो सहभोजी हैं, दोनों सहभोजी साथ साथ रहते हैं और दोनों को बराबर लाभ होता है, सहोपकारिता कहा जाता है। जैसे लाइकेन व साइकस की प्रवालाभीय जड़ें। और फिर दूसरा होता है सहजीविता का दूसरा क्या है, इसका हो जाएगा सहभोजिता। सहभोजिता में क्या होता है कि इसमें भी दो सहभागी रहते हैं, लेकिन दोनों सहभागी में एक को तो लाभ होता है लेकिन दूसरे को उस संबंध से कोई भी हानि नहीं होती है। इसमें भी दो सहभोजी हैं, लेकिन दोनों सहभोजी में एक को लाभ होता है लेकिन दूसरे को उस संबंध से कोई भी हानि नहीं होती है। जैसे आर्किड व कंठलताएं। आर्किड व कंठलताएं। फिर इसमें तीसरा हो जाएगा, 3 प्रकार का मैंने बताया था सहजीविता होती है। तीसरा हो जाएगा आद्य सहकारिता। आद्य सहकारिता। तो आद्य सहकारिता में क्या है कि इसमें दोनों सहभोजी जो साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, लेकिन इनमें कोई दैहिक संबंध नहीं होता है। एक दूसरे की हेल्प तो करते हैं लेकिन इनमें कोई दैहिक संबंध नहीं होता है और ये दोनों एक दूसरे के बिना भी रह सकते थे, जबकि सहोपकारिता में एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, लेकिन इसमें दोनों एक दूसरे के बिना भी रह सकते हैं। जैसे क्रैब व उसके खोल पर सी एनीमोन। क्रैब व उसके खोल पर सी एनीमोन। फिर इस तरह लिख देंगे, पूरा नंबर पूरा हो जाएगा। फिर अगला है जीवों के 4 प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। कोर्स में नहीं हटा हुआ हटा देते हैं। फिर अगला है निम्न पर टिप्पणी कीजिए। तो दलहनी पौधों की भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में भूमिका। तो जो दलहनी पौधों की जड़ें होती हैं, दलहनी पौधों की जड़ ग्रंथियों में, ये जो जड़ ग्रंथियां होती हैं, इनमें राइजोबियम नामक जीवाणु होता है। राइजोबियम नामक जो जीवाणु होता है, यह जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, मृदा में लाता है, मिट्टी को देता है और फिर वही नाइट्रोजन पेड़ पौधों को मिलती है। फिर अगला है शुक्रवाहिका विच्छेदन, यह वैसेक्टोमी। तो वैसेक्टोमी क्या होती है? नसबंदी होती है। पुरुषों की नसबंदी होती है, जिसमें पुरुष की जो शुक्रवाहिनी होती है, उस शुक्रवाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है। पुरुष की शुक्रवाहिनी को क्या करते हैं? काट कर बांध देते हैं, जिससे शुक्राणु बाहर नहीं निकल पाते हैं और इस तरह से अंडे से उनका निषेचन नहीं हो पाता है और बच्चा पैदा नहीं होता है। तो वैसेक्टोमी क्या है? नसबंदी होती है, पुरुषों में की जाती है, जिसमें शुक्रवाहिनियों को काट कर बांधा जाता है। फिर अगला है जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीवों का एक विवरण दीजिए। जैव नियंत्रण कारक के रूप में तो देखिए, वायरस है, वायरस तथा इसके नियंत्रण में जो वैक्यूलो वायरस है, इसको पीड़क नाशक के रूप में प्रयोग करते हैं। इसी तरह से जो बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया तथा इसका पीड़क नियंत्रण स्पोर पैदा करने वाले कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको खत्म कर देता है। जैसे बैसिलियाई हैं तो कीट पीड़क नियंत्रण के रूप में उपयोग किया जाता है। और इसी तरह से जैसे कवक है, तो कवक नियंत्रण के रूप में कुछ कवक होते हैं जिनको पीड़क नाशक नष्ट कर देते हैं। फिर इसी तरह से आप इसमें बता सकते हैं कि जैसे बैसिलस थुरिंजिएसिस, सबसे बढ़िया है ये उदाहरण। बैसिलस थुरिंजिएसिस मृदा में पाया जाता है और ये जो बैसिलस थुरिंजिएसिस है, इसके जीन के द्वारा जो एंडोटॉक्सिन बेस बनाते थे जीन, उस जीन के द्वारा जो कैटरपिलर लार्वा होते हैं उनको खत्म करता है। क्या करता है कि कीटों के लार्वा को खत्म करता है, कीटों के लार्वा को मार देता है। फिर अगला क्वेश्चन है आवृतबीजी पादप के नर युग्मकोद्भिद के विकास का सचित्र वर्णन कीजिए। ये पूरा वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाइए, अलग मैंने अपलोड किया है, चित्र सहित समझाया है, आपको देखोगे और समझ में आ जाएगा। फिर अगला है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी कीजिए।
वर्णांधता। वर्णांधता में क्या होता है कि व्यक्ति लाल व हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। जो वर्णांध व्यक्ति होते हैं वो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं। ये एक जेनेटिक डिसीज होती है, आनुवांशिक विकार होता है जिसमें व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। इसलिए ऐसे जगहें, ऐसी नौकरियां उसको नहीं दी जा सकती हैं जिसमें लाल और हरे रंग का प्रयोग होता हो। तो इसमें मैंने उदाहरण सहित बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है, 4-4, 5-5 उदाहरण दिए हैं। आप लोग जाइए चैनल से देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर अगला है मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। देखिए जो मधुमक्खी होती है, इधर लिखते हैं नर, इधर लिखते हैं मादा। नर जो ड्रोन है इसमें n गुणसूत्र होते हैं, इसमें 2n होते हैं। अब देखिए n शुक्राणु निकला इधर और इसके अंडाणु निकलते हैं इस तरह से, और इसका निषेचन, शुक्राणु का अंडाणु से निषेचन हो जाता है। तो यहाँ पर फीमेल मक्खी बनती हैं 2 प्रकार की, एक तो रानी और दूसरी श्रमिक बन जाती हैं। और इधर से ड्रोन का निर्माण हो जाता है अनिषेक जनन के द्वारा। इस प्रकार से मधुमक्खी में लिंग निर्धारण की क्रिया पूरी हो जाएगी और आप कर लेंगे। फिर अगला है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है कि इसकी खोज एलेक जेफरी ने की थी। खोज किसने की? एलेक जेफरी ने की थी इसकी खोज। और इसमें क्या किया जाता है कि किन्हीं दो मनुष्यों के डीएनए का रिपीटेटिव जो सीक्वेंस होता है उसको जांचा जाता है और इस तरह से उनकी पहचान की जाती है। तो इसके पूरा वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाइए देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर अगला है आनुवांशिक विकार किसे कहते हैं, उनके लक्षणों का वर्णन कीजिए। आनुवांशिक विकार क्या है? तो आनुवांशिक विकार वह विकार जो जन्मजात होते हैं। ऐसे रोग जो हमें माता पिता से मिलते हैं उन्हें ही आनुवांशिक विकार कहा जाता है। और उनके लक्षणों का वर्णन करना है तो आप वर्णांधता को बता सकते हैं, हीमोफीलिया को बता सकते हैं, ऐसे ही शुगर की बीमारी यानी डायबिटीज़ को बता सकते हैं। तो बहुत सारे आनुवांशिक विकार होते हैं, उनको आप बता सकते हैं। फिर अगला है मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी के योगदान का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उपयोग, योगदान, जो कुछ भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में। फिर अथवा लगा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बैसिलस थुरिनजेंसिस, देखिए यह जीवाणु मृदा में पाया जाता है, मृदा में, और इसके प्लाज्मिड के एक जीन समूह पर एंडोटॉक्सिन प्रोटीन बनती है। एंडोटॉक्सिन प्रोटीन का निर्माण होता है, यह जैव विष बनता है। और वो जैव विष जो होता है, वो जो प्रोटीन होती है जीवाणु के स्पोरों में एकत्रित होती है, जिसे क्राई प्रोटीन कहा जाता है, क्राई प्रोटीन। और यह जो क्राई प्रोटीन है ये कीटों के लार्वा को मारती है, कीटों के लार्वा को खत्म करती है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इस जीन को, जो जीन इस प्रोटीन को बना रहे उस जीन को निकाल करके फसलों में डाल दिया, जिससे बीटी कपास, बीटी मक्का, बीटी टमाटर आदि बना दिया। अब वो जो फसलें बनाई गई हैं बीटी करके उनमें कीड़े नहीं लगते हैं। फिर अगला है इंसुलिन। तो जो इंसुलिन है इसकी कमी से, एक तरीके का हार्मोन होता है, इसकी कमी से हमारे शरीर में शुगर बढ़ जाती है और शुगर की बीमारी हो जाती है अधिक कमी होने पर। जो जीन थेरेपी है, जीन थेरेपी में क्या होता है कि इसमें जीन चिकित्सा होती है, यानी जीन के माध्यम से रोगों को दूर किया जाता है। फिर अगला है पारिस्थितिक अनुकूलन किसे कहते हैं? सिद्ध कीजिए कि मरुद्भिद पौधे अपनी आंतरिक रचना के आधार पर पर्यावरण के अनुकूल हैं। तो कोर्स से हटा हुआ है, इसको हटा देते हैं। फिर अथवा लगा है, लिखा है किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। एलर्जी क्या है? तो किसी पदार्थ के प्रति अतिक्रियाशीलता। अतिक्रियाशीलता क्या कहलाती है? एलर्जी कहलाती है। कोई भी पदार्थ है उसके प्रति अतिक्रियाशीलता ही एलर्जी है। एलर्जी पर हमारे चैनल में टिप्पणी अपलोडेड है, आप लोग जाइए देखिए, समझिए। फिर अगला है स्तन ग्रंथि। तो इस पर हमारे चैनल में वीडियो नहीं अपलोडेड है, आप लोग कहीं से इसको पढ़ लीजिए, अब जल्दी अपलोड करेंगे, देख लीजिएगा। फिर अगला है एकल कोशिका प्रोटीन। तो एकल कोशिका प्रोटीन पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाइए देखिए। फिर अगला है जैव विविधता को परिभाषित कीजिए, इसके महत्व। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में जरूर आएगा, इसको जरूर याद करिए, पेपर में आ रहा है। फिर ये कोर्स से हटा हुआ है तो इसको निकाल देते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।